हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के जो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 ये 4 ग्रुप्स की जो है स्टडी किया और चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हुआ। आज से हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11th और 12th मिलाकर पूरे पीरियोडिक टेबल की स्टडी है, तो उसमें से जो है ये आखिरी टॉपिक है जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेंस द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 3 to 12। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ग्रुप नंबर 3 to 12 इन सारे एलिमेंट्स को हम जो है नाम देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन विच डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। तो ध्यान रखिए, डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। अब वो किसी भी नंबर के ऑर्बिट का जो है डी ऑर्बिटल हो सकता है, 3, 4, 5, 6 वाट एवर। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो है टोटल 4 लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, 4 लॉन्ग पीरियड्स ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच। तो सिंपली आप देखोगे कि 4 लॉन्ग पीरियड्स हैं, जिसमें पहला जो पीरियड होगा उसको आप नाम दीजिए 3D सीरीज़, जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक पर एंड होती है। उसके बाद सेकंड पीरियड जो होगा उसको आप नाम दीजिए 4D सीरीज़, और ये जो है स्टार्ट होगा इट्रियम से और कैडमियम पर जो है एंड होगा, इट्रियम टू कैडमियम। उसके बाद थर्ड पीरियड जिसको हम 5D सीरीज़ कहेंगे, ये लेंथेनम और हाफनियम से स्टार्ट होकर मर्क्यूरी पर एंड होगा। और फोर्थ पीरियड जो होगा जिसको हम 6D सीरीज़ कहेंगे, ये जो है एक्टिनियम एंड रुदरफोर्डियम से स्टार्ट होकर ये जो है आखिर में जो है CN इस पर जो है एंड होगा। तो इस तरह से ये टोटल 4 सीरीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट ऑर्बिट नंबर्स हैं। तो पहली सीरीज़ के अंदर जो है 3D ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होगा, सेकंड सीरीज़ के अंदर 4D ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होगा, थर्ड सीरीज़ के अंदर 5D ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होगा, और फोर्थ पीरियड के अंदर जो है 6D ऑर्बिटल जो है ये प्रोग्रेसिवली फिल होगा। इसलिए इसको हम 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज़ कहते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि 10 एलिमेंट जो है चारों के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से डी ब्लॉक के अंदर आपको टोटल मिलेंगे 40 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है, बिकॉज देयर प्रॉपर्टी इज़ इन बिटवीन और इन मिडवे बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मिडवे होती है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर जो है पीरियोडिक टेबल की एक आउटलाइन जो है डायग्राम बनाकर बताता हूँ, तो उस पर से जो है आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि इसको हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, वाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो चलिए देखते हैं, एक जनरल आउटलाइन है पीरियोडिक टेबल की। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड जो होगा दिस इज़ एस ब्लॉक, उसके बाद एक्सट्रीम राइट पोर्शन जो होगा दिस इज़ पी ब्लॉक, और इन दोनों के बीच का जो मिडल पोर्शन होगा दिस इज़ कॉल्ड डी ब्लॉक, और बॉटम पोर्शन जो है आपको यहाँ मिलेगा दिस इज़ कॉल्ड एफ ब्लॉक। अब हमारे चैप्टर का जो टाइटल है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पर जो क्लियरली देख रहे हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ फ्लैंक्ड बाय एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो है दोनों के बीच में मौजूद है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि द प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए इनको हम जो है नाम देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या सिंपली दीज ऑल आर मेटल्स, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। और इन्हीं ट्रांजिशन मेटल से कुछ एलिमेंट्स को जो है यहाँ पर निकाल कर नीचे जो है एफ ब्लॉक जो है बनाया गया, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज
इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो इस तरह से सिंपली अगर आप देखोगे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एस ब्लॉक के भी सारे एलिमेंट जो है मेटालिक कैरेक्टर के हैं, पी ब्लॉक के भी एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी मेटालिक कैरेक्टर के हैं, और पी ब्लॉक के अंदर जो है मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, ये तीनों टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो मिलेंगे वो मेटालिक कैरेक्टर के मिलेंगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है। तो ओरिजिनली द नेम ट्रांजिशन मेटल वाज डेराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज वेर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC system, transition metals are defined as the metals which have incompletely filled d orbitals या डी सब शेल्स कह सकते हो, आइदर इन न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अभी तो हम ट्रांजिशन मेटल किसको कह रहे हैं कि ये एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो है ट्रांजिशनल है बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंग जो है इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि द मेटल्स हैविंग incompletely filled d subshell in neutral and ionic form। आप चाहे जो है न्यूट्रल एटम कंसिडर कीजिए या उसका आयोनिक फॉर्म कंसिडर कीजिए, तो उसके अंदर आपको जो है जो डी सब शेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड मिलेगा। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम जो है ट्रांजिशन मेटल्स का नाम दे रहे हैं। अब एक बात जो है सवाल ये उठता है कि चारों सीरीज़ 3D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट जिंक है, 4D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट जो है कैडमियम है, 5D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट जो है मर्क्यूरी है। ये तीन की बात हम सिर्फ करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए दीज आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सुनिए पहली बात, दीज आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनटू द डी ऑर्बिटल, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनटू द डी ऑर्बिटल। जैसा कि आप देखोगे जिंक के अंदर 3d10 इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, कैडमियम की आपको मिलेगी 4d10, मर्क्यूरी की मिलेगी 5d10। समझ में आ गई बात। ये पहली चीज़ आपको दिखती है कि दीज एलिमेंट्स दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी ऑफ 3, 4 एंड 5th सीरीज रेस्पेक्टिवली आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरी बात, बट नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। ये दो अपोजिट बातें जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है। इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है इसमें डी मिलता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इनटू द 3d, 4d एंड 5d ऑर्बिटल्स रेस्पेक्टिवली। लेकिन IUPAC नॉर्म्स के मुताबिक ट्रांजिशन मेटल्स हम उसको कहते हैं जिसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम उसको जो है ट्रांजिशन मेटल कह रहे हैं। लेकिन इन तीन एलिमेंट्स में जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट होने के बावजूद भी ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते, उसकी वजह क्या है कि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। ध्यान से सुनिए, डी ऑर्बिटल की जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3d10, 4d10, 5d10 जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। तो ये चीज़ जो है क्लियर होगी। अब आप आइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे, वो हम बाद में जो है आपको जो है बताएंगे। अब आते हैं 5f ऑर्बिटल, जो f ब्लॉक एलिमेंट है, जो इसका दूसरा पार्ट है। तो लुक हियर, डी ब्लॉक एलिमेंट से ही कुछ एलिमेंट्स को जो है निकाला गया बाहर। वजह क्या थी कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4f और 5f ऑर्बिटल्स के अंदर जो है फिलिंग उसकी जो है स्टार्ट हुई, इसलिए उन एलिमेंट्स को वहाँ से निकाल कर अलग से जो है एक सीरीज़ बनाई गई। तो पहली सीरीज़ में जो है 4f ऑर्बिटल जो है ये ग्रेजुअली फिल्ड हो रहा है, और दूसरी सीरीज़ के अंदर जो है 5f ऑर्बिटल जो है ग्रेजुअली फिल हो रहा है, और दोनों के अंदर जो है 14 एलिमेंट्स ईच।
तो इस तरह से 14 + 14 टोटल जो है आपको 28 एलिमेंट्स मिलेंगे एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर, एंड ऑल दीज 28 एलिमेंट्स आर मेटालिक इन कैरेक्टर, एंड सिंस दे आर extracted or derived from D block elements, therefore these F block elements are called as inner transition elements. आप 5D सीरीज के अंदर देखिए लेंथेनम से स्टार्ट होती है और उसके बाद जो है हाफनियम एंड मर्क्यूरी पर जो ये एंड होती है, तो लेंथेनम से हाफनियम के बीच में एक गैप है और उस गैप में जो है टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, और वो 14 एलिमेंट्स के अंदर आप देखोगे कि लेंथेनम के बाद जब अगला एलिमेंट आप लेते हो, जस्ट आफ्टर लेंथेनम जो एलिमेंट आप लेते हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इनटू 4f ऑर्बिटल। तो जब इलेक्ट्रॉन जब 4f ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं तो इनको d ऑर्बिटल में रखने की कोई वजह नहीं बनती, इसलिए उनको वहाँ से निकाल दिया और पहली सीरीज़ बना दी गई 4f। ठीक है, तो ये 4f की जो है पहली सीरीज़ बनती है जिसको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4f की सीरीज़ फर्स्ट सीरीज़ कहोगे। उसके बाद 6D सीरीज़ के अंदर आप देखिए एक्टिनियम और उसके बाद जो है रुदरफोर्डियम एंड Cn कॉपरनिशियम, यहाँ से जो है एलिमेंट की जो है सीरीज़ मिलती है, लेकिन एक्टिनियम और रुदरफोर्डियम के बीच में जो है एक गैप है और वो गैप जो है टोटल 14 एलिमेंट्स का है। अब यहाँ पे सुनिए फिर से कि जस्ट आफ्टर एक्टिनियम जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5f ऑर्बिटल की जो है फिलिंग स्टार्ट होती है। अब जाहिर बात है कि हम यहाँ पर जो है डी ब्लॉक स्टडी कर रहे हैं और f ऑर्बिटल जो है अगर इसमें जो है फिलिंग होने लगी तो अब इन एलिमेंट्स को डी ऑर्बिटल में रखने की कोई वजह नहीं बनती है, इसलिए ये 14 एलिमेंट्स को निकाल कर दूसरी सीरीज़ बनाई है और उसको सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ कहा गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है 4f और 5f की सीरीज़ मिलेगी जो यहीं से निकलती है और वो गैप जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये जो गैप हो रहा है जो 14 एलिमेंट्स का है वो 4f सीरीज़ के अंदर है, यहाँ का दूसरा 14 एलिमेंट्स का जो गैप है वो 5f सीरीज़ का एलिमेंट्स है। इस तरह से 28 एलिमेंट्स को अलग से जो है बॉटम पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर जो है उसको अरेंज कर दिया, एंड दीज आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है इसको स्टडी कर सकते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ पार्टली फिल्ड D और F orbitals in their atoms makes transition element different from that of द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल जो इन एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है वो बाकी के जो है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इन एलिमेंट को जो है डिफ्रेंशिएट करता है। तो हेंस द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर स्टडीड सेपरेटली। अब उसको जो है आप स्टडी कर सकते हो अलग अलग, उसको जो है दूसरे मेटल के साथ जो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है आपको डिफरेंट मिलेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ध्यान रखिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो है आप ख़ास तौर से डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर देखिए कि बहुत सारी जो है प्रेशियस मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, और इसी तरह से इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट मेटल्स फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर एंड टिटेनियम। तो ये 3 प्रेशियस मेटल और ये 3 इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट मेटल, ऑल दीज मेटल बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उस हिसाब से भी अगर आप देखिए कि पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक जो है वो हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उसके अंदर जो है इतनी जो है इम्पॉर्टेंट जो है मेटल जो है इसमें प्रेजेंट है। तो अब चलिए डी एंड एफ ब्लॉक 2 जो है पार्ट है इस चैप्टर का। तो हम पहला पार्ट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट जो है स्टार्ट करते हैं, जिसको हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल जो है कह सकते हैं। तो लुक हियर, द ट्रांजिशन मेटल्स, जिसको सिंपली हम डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहेंगे। तो इसकी जो हम पहले स्टडी करेंगे, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम जो एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहली पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बीच का जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज
डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं यहाँ पर शेडेड कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट इज फ्लैंक्ड बाय, फ्लैंक्ड का मतलब होता है घिरा हुआ, तो फ्लैंक्ड बाय एस एंड पी ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आप देखिए ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, तो इसके ज़रिए से ये घिरा हुआ है, तो हम इसको जो है कह रहे हैं कि इट इज़ फ्लैंक्ड बाय एस एंड पी ऑर्बिटल्स, तो या एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है ये डी ब्लॉक मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके अंदर जो है 4 सीरीज़ है, 3D, 4D, 5D, 6D। और 3D कहाँ से कहाँ शुरू होती है वो सारी चीज़ें हमने जो है स्टडी किया है। और ये सारे एलिमेंट जो कि 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज़ के अंदर है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है यहाँ पर टेबल नंबर 8.1 के अंदर जो है शो किया है। तो आप जो है अपनी बुक से टेबल नंबर 8.1 की जो है स्टडी कीजिए, वहाँ से आपको सारे एलिमेंट जो 3D, 4D, 5D एंड 6D में प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट जो है उसके नाम और उसका जो है सिंबल वगैरह, एटॉमिक नंबर वगैरह सब आपको जो है मिल जाएगा। तो उस टेबल से आप जो है इसकी स्टडी कीजिए। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ट्रांजिशन मेटल्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप ध्यान रखिए कि जो चारों सीरीज़ है, तो ट्रांजिशन मेटल जो जनरली पूरा के पूरे जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। This is the general outer electronic configuration for the whole d block of the periodic table। n-1 d का मतलब होता है कि it is inner d orbital। तो जो 3D सीरीज़ हमारे पास है उसमें n के लिए जो है आपको वैल्यू मिलेगी 4, तो 4-1 हो जाएगा 3D, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी 3D 1 to 10 4s 1 to 2, इस तरह से, ठीक। 4D सीरीज़ के लिए n की वैल्यू आपको मिलेगी 5, तो 5-1 इज इक्वल टू 4, तो आपको मिलेगा 4D 1 to 10 5s 1 to 2, ये सेकंड सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर 5D सीरीज़ देखते हो तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 6, तो 6-1 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5D 1 to 10 6s 1 to 2। और लास्ट सीरीज़ जो आपके पास में 6D, तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू आपको मिलेगी 7, तो 7-1 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 6D 1 to 10 7s 1 to 2। तो इस तरह से ये चारों सीरीज़ की जो है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सबको जो है जनरलाइज करके ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ बॉक्स में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ns ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है ये s में जो है 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो 2 एग्जांपल से आप यहाँ पर जो है कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टडी करोगे। तो चलिए 3D सीरीज़ के अंदर हम जो है पहला एलिमेंट लेंगे क्रोमियम। तो समझिए कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वेरिएशन है वो क्या है और क्यों है। तो 3D सीरीज़ के अंदर आपके पास भी एलिमेंट है क्रोमियम, Z इज इक्वल टू 24। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 3D 4 4s 2। तो 3D ऑर्बिटल मैं यहाँ पर जो बना रहा हूँ इस तरह से, और ये हो गया 4s ऑर्बिटल। तो 4s ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3D ऑर्बिटल में 1 2 3 4। अब एक बात जो है आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर d ऑर्बिटल को मैं हाफ फिल्ड करना चाहूँ तो मुझे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 है। तो स्टेबल हाफ फील्ड जिसको हम d5u इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आने के लिए आपको d ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन आप जो है 4s का जो है निकाल कर जो है यहाँ पर शिफ्ट कीजिए। तो जब 4s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5u हो जाएगी और इस तरह से ये हो जाएगी हाफ फील्ड स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब 4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन हमने 3d में डाल दिए थे, हो गया 3d5u और ये हो गया 4s1। अब उसके हिसाब से आप देखिए कि हमारे पास ये d ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो नाउ लुक हियर, ये जो है d5u इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आ गया। नाउ इट बिकम्स स्टेबल बिकॉज इट हैज़ हाफ फील्ड स्टेबल डी कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए हम कहेंगे कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ chromium Z is equal to 24 is 3d5u 4s1 instead of 3d4 4s2 because of half filled stable electronic configuration। आई बात समझ में? ये एक एक्सेप्शनल केस हुआ। दूसरा एक्सेप्शनल केस, सेम सीरीज़ के अंदर कॉपर है और इसका एटॉमिक नंबर है 29। बिल्कुल सेम पैटर्न पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d9 4s2। तो आप देखिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं जो है आपको शो करके बताता हूँ। लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा कि आपने देखा कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टेबल कहते हैं, तो इसी तरह से D10 अगर होती है तो हम इसको नाम देंगे कंप्लीटली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स आपके पास अगर जो डी ऑर्बिटल है और उसके अंदर पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये कम्प्लीटली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि 9 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये D10 हो जाएगा। तो 4s ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, 3d ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर जो है शिफ्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ भी जो है इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो इसको जो है ऐसे ही रहने दो, मैं यहाँ पर जो है पेयरिंग बता देता हूँ। लुक हियर, तो 4s ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ शिफ्ट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पहले से था, यहाँ से एक आ गया, ये 10th हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर Z इज इक्वल टू 29 इज़ 3d5u 4s1 इंस्टेड ऑफ 3d9 4s2। तो यहाँ पर जो है ये बात ध्यान रखिए कि ये दो बातें हैं, एक D5u हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी D10 कम्प्लीटली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखिए कि टेबल नंबर 8.1 में ये सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी गई है 3D 4D 5D और 6D सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स की। तो आप जो है वहाँ से जो है उस टेबल से ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है स्टडी कीजिए, ठीक है। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द outer orbitals of zinc, cadmium, mercury and copernicium are represented by the general formula n-1dns2। अब इन्हीं 4 सीरीज़ के अंदर 3D 4D 5D 6D सीरीज़ के अंदर जो लास्ट एलिमेंट्स हैं सब के अंदर, तो देखिए फिर से 3D सीरीज़ में जिंक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर 4D कैडमियम, 5D के अंदर मर्क्यूरी और 6D के अंदर जो है कॉपरनिशियम। इन सब को मिलाकर जो है कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे n-1 D10 NS2। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनर डी ऑर्बिटल है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है, आउटर डी ऑर्बिटल ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो the orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as in their common oxidation states, therefore they are not regarded as transition elements। फिर से वही बात आई जो मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे जिसके अंदर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। जबकि आप यहाँ देख रहे हो कि जो 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है डी ऑर्बिटल की वो यहाँ कंप्लीट होती है। इसलिए पहली सीरीज़ के अंदर जिंक, दूसरी सीरीज़ के अंदर कैडमियम, तीसरी सीरीज़ के अंदर मर्क्यूरी और चौथी सीरीज़ के अंदर जो है कॉपरनिशियम, ये 4 एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। तो फिर से वही बात आपको जो है समझ में आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये चीज़ और क्लियर हो गई। नाउ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोट्रूड
to the periphery of an atom more than the outer orbitals, that is s and p orbitals. Hence they are more influenced by the surroundings as well as affect the atoms और molecules surrounding them. तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो d ऑर्बिटल जो होते हैं ये जो है क्या करते हैं, एटम की जो है पेरीफेरी को जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि आउटर डी ऑर्बिटल के अगेंस्ट होता है. और इसी तरह से आप देखोगे कि दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग एज वेल एज अफेक्ट द एटम और मॉलिक्यूल सराउंडिंग देम. तो ये जो है अपने एटम या मॉलिक्यूल जो इनके सराउंडिंग में होता है उसको जो है अफेक्ट करता है. इन सम रिस्पेक्ट आयंस ऑफ अ गिवन डी एन कॉन्फिगरेशन, दैट इज n इज इक्वल टू 1 to 9. डी एन कॉन्फिगरेशन में आप जो है n की वैल्यू 1 to 9 लोगे, नॉट 10, क्योंकि ये जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो डी एन कॉन्फिगरेशन में क्या होगा, फील्ड डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन जिसमें n इज इक्वल टू 1 to 9 है, दे हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी. तो ये चीज़ हो सकती है कि अगर DN कॉन्फ़िगरेशन आप कंसिडर करते हो जिसमें n की वैल्यू 1 to 9 है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी ये जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जो है सिमिलर हो सकती है. विद पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स these elements exhibit certain characteristic properties such as display of variety of oxidation states, formation of colored ions and entering into complex formation with a variety of ligands. तो यहाँ पर जो है इस इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से इन एलिमेंट्स की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, और वो है वेराइटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डी एलिमेंट्स हैं इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. मैं यहाँ पर जो है शॉर्ट में लिख रहा हूँ. तो कौन से एलिमेंट्स हैं, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी और कॉपरनीशियम जो लास्ट एलिमेंट है हर सीरीज़ के, उसको छोड़कर n इज इक्वल टू 1 to 9 वाले जो है कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट्स, इनके अंदर जो आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेगी, कलर्ड कंपाउंड का जो फॉर्मेशन मिलेगा, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिफरेंट लिगेंड्स के साथ जो है कंबाइन होकर ये जो है फॉर्म करते हैं. तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. ठीक है. तो द ट्रांजिशन मेटल्स and their compounds also exhibit catalytic property and paramagnetic behavior. तो ये एलिमेंट्स के अंदर जो है आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी मिलेगा. एंड देयर आर ग्रेटर सिमिलरिटीज़ इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रो इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हाउएवर सम ग्रुप सिमिलरिटीज़ ऑल्सो एग्जिस्ट. तो ये चीज़ जो हो सकती है कि ग्रुप सिमिलरिटीज़ जो है इसके अंदर मिलेगी, लेकिन आप देखोगे कि ग्रेट सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रो इन कॉन्ट्रास्ट टू द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और कुछ है इसके अंदर जो है ग्रुप की सिमिलरिटी भी आपको मिल सकती है. तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आप आसानी के साथ जो है स्टडी कर सकते हो. अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज़ द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो चलिए देखते हैं इसकी जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज़ डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, malleability, high thermal and electrical conductivity and metallic luster. इतनी चीज़ें हैं. इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अब अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर जो है आपको बहुत सारी जो है टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. मैं यहाँ पर पॉइंट्स बना रहा हूँ, आप इसको जो है नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दोज आर रिलेटेड टू द मेटालिक कैरेक्टर्स. तो ये जो है पहली होगी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है ये प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है. दूसरी डक्टिलिटी, मतलब इसको जो है आप खींच कर जो है बारीक सा वायर जो है बना सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज डक्टिलिटी. उसके बाद मैलीएबिलिटी,
मीन्स इसको आप जो है हैमर से जो है पीट कर बारीक जो है फॉइल या शीट बना सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। तो ये जो है मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो होगी दैट इज़ अ लस्टर। मेटल्स के अंदर जो है एक प्रॉपर जो है लस्टर, एक प्रॉपर जो है चमक होती है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है कौन सी होती है, ये मेटालिक एलिमेंट्स की जो है रिलेटेड है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी, विद द एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। तो इसके अंदर जो है आपको कुछ टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर्स पर। तो आप देखिए आपकी बुक में जो है एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर लिखा है लेटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो यहाँ पर जो है पहली सीरीज़, दूसरी सीरीज़, तीसरी सीरीज़ के अंदर जो है टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर दिया है, जैसे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, हेक्सागोनल क्यूबिक पैक्ड है और क्लोज क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर जो है, इस तरह का जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये सारी मेटल्स की 3D, 4D, 5D सीरीज़ के लिए जो है ये मेटालिक स्ट्रक्चर जो दिया है, जिसको आप लेटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहोगे, वो दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और साथ ही साथ जो है मैंगनीज के अंदर जो है आपको कुछ जो है टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर जो है मिलेगा। तो वो जो है आप टेबल जो है स्टडी कीजिए जहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है लेटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो उस टेबल से आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है स्टडी कर सकते हो। तो देखिए BCC जो दिया हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसी तरह से जो है आपको HCP दिया होगा, दिस इज़ नथिंग बट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। तो टेबल के नीचे जो है इसको भी जो है मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ से जो इसको स्टडी कर सकते हो। अब आगे चलिए, द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। यहाँ पर जो एक्सेप्शन लेकर चलना है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। तब इसके अंदर जो आपको क्या मिलेगा, हम यहाँ पर जो है मेल्टिंग पॉइंट की बात जो है करेंगे अगर, तो आपको जो एक पर्टिकुलर ग्राफ मिलेगा। वो ग्राफ कैसा होगा हम अभी आपको जो है बताते हैं, ठीक। तो द ट्रांजिशन मेटल्स विद एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलाटिलिटी एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, दे आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलाटिलिटी, वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलाटिलिटी। तो ये एक जो है कंडीशन है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी के जो है ट्रांजिशन मेटल जो है क्या है, दे आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलाटिलिटी। इसी तरह से आप देखिए कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। यहाँ पर जो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिगर नंबर 8.1 जो है अपनी बुक के अंदर से जो है आप ऑब्जर्व कीजिए, नॉट टेबल। हाँ, यहाँ पर जो ध्यान रखिए, फिगर नंबर 8.1 आपकी बुक के अंदर जो है फिगर नंबर 8.1 है। इसके अंदर जो है आपको मेल्टिंग पॉइंट जो दिया हुआ है इन केल्विन टेम्परेचर और दूसरे जो है एक्स एक्सिस पर जो है एटॉमिक नंबर जो है प्लॉट किया गया है। तो आप वहाँ से जो है वो ग्राफ को जो ऑब्ज़र्व कीजिए, तो देखिए वो ग्राफ जो है कुछ इस तरह की आपको दिखेगी। यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर जो है मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। तो ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 3 सीरीज़ 3D, 4D, 5D सीरीज़ को जो है कंसिडर किया है। और यहाँ पर जो है इस तरह से जो ग्राफ दी गई है, पहली सीरीज़ जो है वो आप देखोगे कि टिटेनियम, स्कैंडियम, टिटेनियम से जो स्टार्ट होगी और वो जो है एंड होगी जो है जिंक के ऊपर, फिर दूसरी सीरीज़ है, फिर तीसरी सीरीज़ है। तो इस तरह से जो है 3 सीरीज़ यहाँ पर जो शो की गई है। तो कुछ इस तरह से जो है आपको यहाँ पर ये जो है सीरीज़ के अंदर जो है मिलेगा कुछ मेल्टिंग पॉइंट केल्विन टेम्परेचर के अंदर। तो आप देखोगे कि पहली सीरीज़ के अंदर जो है क्रोमियम का जो है सबसे हाईएस्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्रोमियम है
उसके बाद जो है मेल्टिंग पॉइंट कुछ कम ज़्यादा हुआ है, वाट एवर जो भी रीज़न हो सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। और उसके बाद जो है ये कम होते होते लास्ट में जो है यहाँ पे एकदम आपको जो है मिलेगा जिंक। तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे लोवेस्ट होगा और ये सॉफ्ट मेटल होगी। तो ये जो आपको पहली सीरीज़ मिलेगी, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रोमियम का। इसी तरह से आप देखिए कि जो दूसरी सीरीज़ है 4D सीरीज़, इसके अंदर जो है मॉलिब्डेनम का जो है सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो इससे ऊपर जो है आपको मॉलिब्डेनम की जो है कंडीशन मिलेगी लाइक दिस। आप थोड़ा सा इसको जो है इस तरह से जो ऑब्ज़र्व कीजिए, थोड़े बहुत जो है चेंजेस के साथ में आपको यहाँ मिलेगा कैडमियम। तो ये सेकंड सीरीज़ है। उसके बाद जो थर्ड सीरीज़ के अंदर आप देखोगे कि टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे हाईएस्ट है। तो वो भी आप जो है देखोगे इस तरह से लाइक दिस, यहाँ पर जो आपको टंगस्टन मिलेगा और फिर जो है ये मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होते होते फाइनली जो है यहाँ पे आपको मर्क्यूरी का मिलेगा। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है और साथ ही साथ जो है ये सॉफ्ट मेटल्स होती है, जबकि अदर मेटल जो है डी ब्लॉक के ये जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई भी होता है और ये हार्ड भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि पहली सीरीज़ की क्रोमियम, दूसरी सीरीज़ से मॉलिब्डेनम और तीसरी सीरीज़ से जो है टंगस्टन, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे हाईएस्ट है। तो द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from n-1d orbital in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि n-1d इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, साथ ही साथ जो ns ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म होती है और उस स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से इन एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाइयर होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मेटालिक बॉन्डिंग जो है वीक होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और ये सॉफ्ट मेटल भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है n-1d इलेक्ट्रॉन्स और इसी तरह से ns इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो स्ट्रांग होती है। इस वजह से इन एलिमेंट्स का जो है आप देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है हाईएस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इन एनी रो the melting points of these metals rise to a maximum at d5u except for anomalous values of manganese and technetium and fall anomalously regularly as the atomic number increases। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन यहाँ सब जगह पर आपको जो है d5u कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। अब इसका एक रीज़न मैं आपको बता दूँ, लुक यार, अगर d5u कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो आप देख रहे हो कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है सिंगल प्रेजेंट है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटालिक बॉन्डिंग। इस वजह से यहाँ पर जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग शो करेंगे, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है। तो पहली सीरीज़ के अंदर क्रोमियम, दूसरी में मॉलिब्डेनम, तीसरी सीरीज़ के अंदर जो है टंगस्टन, ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है n-1d में है और 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल जो है ns के अंदर है। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये बात जो है देख सकते हो कि मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटालिक बॉन्डिंग एंड हेंस हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट सीरीज़ के अंदर क्रोमियम, सेकंड सीरीज़ के अंदर मॉलिब्डेनम और थर्ड सीरीज़ के अंदर जो है टंगस्टन, इसके अंदर जो है आपको d5u कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मिलेगी 3d, यहाँ पर जो है मिलेगी 3d5u, 4d5u, 5d5u। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस d5u कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपको इसमें जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग मिलेगी और हाइयर मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन इसके बाद जैसे जब आप एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ करोगे तो अब यहाँ पर जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी। d6 अगर आप लोगे तो पेयरिंग स्टार्ट होगी और इस तरह से आगे चलने के बाद जो है धीरे धीरे ये ऑर्बिटल जो है कम्प्लीटली फिल्ड होना शुरू होंगे और मेटालिक बॉन्डिंग जो है वीक होना शुरू होगी। इसलिए आप देख रहे हो कि क्रोमियम के बाद इसी तरह से मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली ये मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज़ हो रहा है और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी पर जो है ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर चला जाता है। तो ये चीज़ जो है फिगर नंबर 8.2 के अंदर जो है आपको शो की गई है, जो कि आपको मिलेगी हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। तो बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ जो है आपको फिगर नंबर 8.2 में मिलेगी, जो कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। तो सिंपली आप यहाँ पर डेल्टा AH0 जो है कंसिडर कर लीजिए, तो बिल्कुल वही कंडीशन आपको मिलेगी कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है पहले इंक्रीज़ होगी,
फिर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन पर जो ये मैक्सिमम पहुंचेगी और फिर वहाँ से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ये जो है डिक्रीज होना शुरू होगी। तो द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज particularly फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि 3 सीरीज दी हुए लगभग ऐसी ही ग्राफ है। मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, आप इसी को समझ लिए थोड़ी देर के लिए। एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, आप अपनी बुक में से इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर जो है आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मिलेगी इन किलो जूल्स पर मोल, जो कि 0 से स्टार्ट होती है 100 200 अप टू 900 जो है शो किया है, और यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर ही दिया है। तो ऐसी ही ग्राफ है, थोड़ी फ़र्क से आप अपनी बुक में देखिए, इसको मत देखिए, आप बुक में जो है आप ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पर जो है जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन शो करेगा और उसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, एंड सिंस the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of a metal. The metals with very high enthalpy of atomization, that is very high boiling point, tend to be noble in their reactions. तो यहाँ पर जो अब एक बात ध्यान रखना है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्डिंग, जो रिजल्टेंट बॉन्डिंग होगी वो जो स्ट्रॉन्गर होगी। और इस तरह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने में जो है हमको हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है ये हमको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल को डिसाइड करने में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। ठीक है, तो मेटल्स विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शंस। तो ऐसी मेटल जो है अपनी रिएक्शंस के अंदर जो है नोबल होती है, मीन्स वो जो है क्या होती है कि उसकी रिएक्शन जो है कम होती है। और इसी तरह से अनदर जनरलाइजेशन दैट में बी ड्रॉन फ्रॉम फिगर 8.2, जो आपकी बुक में है फिगर नंबर 8.2, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ फिगर नंबर 8.2। तो ऐसी जो है ग्राफ बनी हुई है, उसको आप देखिए फिगर नंबर 8.2। तो एक दूसरा जो है जनरलाइजेशन हमको मिलता है दैट द मेटल्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज। तो से फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज। तो थर्ड सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सेकंड सीरीज़ के एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये फर्स्ट से जो है ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। तो ये एक जो है जनरलाइजेशन हमको जो है मिलता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर in according to the occurrence of the much more frequent metal-metal bonding in compounds of the heavy transition elements। तो यहाँ पर जो है मेटल बॉन्डिंग को डिसाइड करने में जो कि हेवियर एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप सीरीज़ नंबर 2 और 3 में हो सकती है, उसको हम जो है एक्सप्लेन करने में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये कुछ जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है जो हमने जो स्टडी किया, जो कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और अदर फैक्टर्स को जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो है इसका अगला पॉइंट जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ वेरिएशन इन एटॉमिक साइजेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पर जो एटॉमिक साइजेस के अंदर जो वेरिएशन मिलता है वो, और आगे जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।